गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। टुडे विल बी लर्न अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, उससे रिलेटेड हम लोग और भी टॉपिक देखेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम लोग आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में 9 में देखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज का जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का ही प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा प्रश्न है कि 0.025 मोल लीटर इनवर्स मेथेनोइक अम्ल। ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर पर आधारित है। पिछला लेक्चर जो कि हम विघटन की मात्रा और विघटन स्थिरांक, लास्ट लेक्चर में लास्ट पॉइंट पर, लास्ट के 2-4 मिनट में एक क्वेश्चन भी बनाए थे इस पर। तो आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है कि 0.025 मोल लीटर इनवर्स मेथेनोइक अम्ल की मोलर चालकता, यानी कि दिए गए सांद्रता पर जो मोलर चालकता है, दिए गए सांद्रता कितना है? 0.025 मोल लीटर इनवर्स, यानी कि मोल प्रति लीटर। 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन के जगह ओम इनवर्स भी हो सकता है। इसकी वियोजन की मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक, यानी कि विघटन की मात्रा और विघटन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। दिया गया है कि प्रश्न में दिया है H पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है कि मेथेनोइक अम्ल का जो सूत्र है HCOOH है। मैं हिट कर दे रहा हूं, आप लोग कोशिश करेंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। और जैसे ही प्रश्न बने आप लोग कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर और बनाकर भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए। देखिए, इस प्रश्न में दिए गए सांद्रता पर मोलर चालकता 46.1 दिया हुआ है, राइट। और यदि आप अनंत तनुता पर, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मेथेनोइक अम्ल की मोलर चालकता देखें तो इसके पॉजिटिव और निगेटिव को जोड़ देंगे तो आपका अनंत तनुता पर निकल जाएगा। और वियोजन की मात्रा, यानी कि विघटन की मात्रा का फॉर्मूला है कि दिए गए सांद्रता पर मोलर चालकता बटे में अनंत तनुता पर मोलर चालकता। जैसे ही विघटन की मात्रा या वियोजन की मात्रा आप निकाल लेंगे तो आपका वियोजन स्थिरांक का भी ज्ञात कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा, यानी कि विघटन की मात्रा। बहुत आसानी से बन जाएगा। आप एक बार कोशिश करें और दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है इसी पर आधारित। आपको ध्यान होगा कि जब हम लोग फर्स्ट सेकंड लेक्चर में थे, दूसरे लेक्चर यानी जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पर बताया गया था कि वैद्युत रसायन में 2 प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन करना है। जो कि पहला आपका अभिक्रिया था वो था वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। और दूसरी जो अभिक्रिया है वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया। तो अभी तक जो भी हम लोग पार्ट देखे वो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया से रिलेटेड था। उसी में हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल देखे, फैराडे लॉ देखे, फैराडे के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और उसके बाद कोलराउस लॉ इत्यादि देखें। लेकिन अब जो हम लोग उसका दूसरा पार्ट देखेंगे वो है वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया, इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया क्या है? थोड़ा सा पिछला लेक्चर भी रिवीजन करते चलिए। यदि मैं आपसे पूछूं कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? वैसी अभिक्रिया जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है उसे कहते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। जस्ट उसके अपोजिट वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया क्या है? आप यहां पर पॉइंट लिख लीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूं मैं लिख नहीं रहा हूं। वैसी अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, वैसी अभिक्रिया जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसको कन्वर्ट कर रही है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दूसरा पॉइंट आप याद कीजिए कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया थी? तो वह एक नॉन स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया था, अस्वतः अभिक्रिया था। लेकिन जो वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया है वह एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्वतः अभिक्रिया। यानी कि फर्स्ट पॉइंट में जो मैं बोला उसको लिख लीजिएगा। इसमें क्या है? यह एक स्वतः यानी कि स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया। स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया है। स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया? कि इसको संपन्न कराने के लिए बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात यहां पर लिख लीजिएगा, अर्थात वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है बच्चों? दो पॉइंट हम लोग देखें इसमें। वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया यानी कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है, उसे कहते हैं वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया। और यह कैसी अभिक्रिया है? तो यह कैसी अभिक्रिया है? स्वतः अभिक्रिया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अभिक्रिया तो पता चल गया कि कैसी अभिक्रिया है। अब ये अभिक्रिया जहां पे संपन्न कराई जाती है, एक युक्ति में कराई जाती है, जिस युक्ति में कराई जाती है उसे कहते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। तो इसके बाद दो पॉइंट के बाद आप हेडिंग डालेंगे वैद्युत रासायनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? वह सेल, आप यहां पे लिखेंगे, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसे कहते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। एक बार फिर से ध्यान से सुने। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसे कहते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। दूसरा पॉइंट और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो वैद्युत सर्वप्रथम गैल्वानिक तथा वोल्टा नामक वैज्ञानिक इस सेल का निर्माण किए थे। किसका निर्माण किए थे? वैद्युत रासायनिक सेल का। कौन कौन वैज्ञानिक? गैल्वानिक और वोल्टा। इसलिए वैद्युत रासायनिक सेल को गैल्वानिक या
वोल्टीय या रेडॉक्स सेल कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान है, फर्स्ट पॉइंट में लिखना है कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। इसका दूसरा जो अलग अलग नाम हो सकते हैं वो कौन से, गैल्वेनिक या वोल्टीय या रेडॉक्स सेल। एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों कि वैद्युत रासायनिक सेल जो है यह एक अप्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया को दर्शाता है। अप्रत्यक्ष जो वैद्युत रासायनिक सेल अप्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया दर्शाते हैं। यहां पर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, आप देखेंगे कि ये जो वैद्युत रासायनिक सेल में जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और अपचयन अभिक्रिया है वो अलग अलग दो पात्र में कराया जाता है। दो अलग अलग, जैसा कि यहां पे एक सेल बनाया हुआ है, एक में ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण और दूसरे में अपचयन यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया संपन्न हो रही है। यानी कि जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दो अलग अलग पात्र में कराए जाते हैं तो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया को दर्शाना। जबकि आप देखे थे कि वैद्युत अपघटनी सेल जो है उसके एक ही पात्र में ऑक्सीडेशन अभिक्रिया भी हो रहा था और रिडक्शन अभिक्रिया भी हो रहा था। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि वैद्युत अपघटनी सेल जो है प्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया को दर्शाता है। लेकिन यहां पर वैद्युत रासायनिक सेल कैसी अभिक्रिया को दर्शाता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से। क्लियर है बच्चों? जो अभी तक पॉइंट्स हैं वो जरूर उसको नोट कीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा उसके फिगर की ओर चलते हैं कि उसमें किस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया को दर्शाया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर दो अलग अलग पात्र हैं। एक में जो वैद्युत अपघट्य लिया गया है वो है जिंक सल्फेट और एक में कॉपर सल्फेट। इसमें एक इलेक्ट्रोड जो है एनोड की भांति कार्य कर रहा होगा और दूसरे में कैथोड। अब ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जैसा कि आप लोग पहले पढ़े हुए हैं, सेकेंड या थर्ड लेक्चर में आप लोग देखे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक जो है वो कॉपर की अपेक्षा ऊपर है और कॉपर नीचे है। तो कॉपर का अपचयन विभव जिंक के तुलना में अधिक है, क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन विभव का मान बढ़ता है। तो कॉपर का अपचयन विभव अधिक होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें कॉपर सल्फेट लिए हैं तो ये कैथोड की भांति कार्य करेगा। और ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, यानी कि जो ऊपर है उसका ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीकरण विभव है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, वो अधिक होता है, तो ये एनोड की भांति कार्य करेगा। तो इसमें देख रहे हैं कि किसी प्रकार की बाह्य स्रोत, ऊर्जा के बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ी है, इसलिए यह दर्शा रहा है कि हम स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया हैं। तो ये हो गया एनोड।
एनोड और ये कैथोड। एनोड पर जो रिएक्शन होता है, आपको पता है कि कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है? तो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किधर जाएगा? कैथोड की ओर, क्योंकि कैथोड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिसीव होता है। यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल में यदि पूछा जाए कि बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होता है, बाह्य परिपथ में, तो एनोड से कैथोड की ओर, और धारा का प्रवाह किधर से होगा? कैथोड से एनोड की ओर। ये किस चीज का प्रवाह है? धारा का। अब आप देख रहे हैं कि ये तो पात्र में ऑक्सीडेशन हुआ, इस पात्र में रिडक्शन हुआ। धारा का प्रवाह देख लिए। इसमें इन दोनों पात्रों को जोड़ने के लिए आप देख रहे हैं एक सेतु बना हुआ है, एक पुल बना हुआ है। इस पुल को हम कहते हैं लवण सेतु। आप अंदर ही लिखिएगा, लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। इस साल्ट ब्रिज में, साल्ट ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें साल्ट है, वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य के रूप में साल्ट लिया गया है, जैसे KCl, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट इत्यादि लवण होते हैं, जो कि ये आंतरिक परिपथ का निर्माण करते हैं। यदि ये आपस में जुड़ा न रहे तो ये आंतरिक परिपथ का निर्माण नहीं हो सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि वैद्युत अपघटनी सेल के बिल्कुल विपरीत है। एनोड जो है यहां पर ऋण ध्रुव है, यहां पर ऋण ध्रुव है। आपको ध्यान होगा कि वैद्युत अपघटनी सेल में जो एनोड था वो बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ था और वो धन ध्रुव की भांति कार्य कर रहा था। लेकिन यहां पर एनोड ऋण ध्रुव की भांति कार्य कर रहा है और कैथोड जो है वो धन ध्रुव की भांति कार्य कर रहा है। जस्ट उल्टा है, वैद्युत अपघटनी सेल के जस्ट उल्टा है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका वैद्युत रासायनिक सेल। थोड़ा सा अब इसके पॉइंट्स को आप लोग नोट कर सकते हैं ये फिगर बनाने के बाद। इसके परिचय तो लिख लिए, अब थोड़ा सा इसके इलेक्ट्रोड के बारे में ध्यान दें। इलेक्ट्रोड, सबसे पहले इलेक्ट्रोड में हम एनोड इलेक्ट्रोड को देखते हैं। एनोड, इसमें जो ये इलेक्ट्रोड है वो एनोड की भांति कार्य कर रहा है। इसमें आप पॉइंट करके लिखेंगे, वैद्युत रासायनिक सेल में वह इलेक्ट्रोड, वैद्युत रासायनिक सेल में वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है वह एनोड इलेक्ट्रोड होता है। ये पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋण ध्रुव की भांति कार्य करता है। इसकी भांति कार्य करता है, ऋण ध्रुव की भांति। और तीसरा जो पॉइंट है कि जो एनोड का अर्ध शेल
अभिक्रिया। तो ये पॉइंट मैं यहां ना करके यहां पर कर रहा हूं, जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको समझें कि किस प्रकार वो अभिक्रिया है। बच्चों मैं 3 पॉइंट इसका बताया, मैं लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं बोला हूं, जो मैं बोला हूं उसी को आप लिख सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट है मैं इसी को यहां लिख रहा हूं। तीसरा पॉइंट क्या है? एनोड का अर्ध सेल अभिक्रिया। अर्ध सेल अभिक्रिया जो एनोड पर जो अभिक्रिया होगी वो अर्ध सेल अभिक्रिया, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो किसी भी रासायनिक सेल की वो पूर्ण सेल अभिक्रिया होगी। तो देखिए इस पर जो ये इलेक्ट्रोड है वो जिंक धातु है, जिंक एस मतलब सॉलिड, ये ठोस अवस्था में है। जिंक पर एनोड पर ये चूंकि लिख रहे हैं तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो इस पर 2 प्लस चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन। इसको जो लिखा जाता है, अब ये एक्वस यानी कि जलीय विलयन के रूप में होगा। ये सॉलिड है और ये आयन के रूप में बदला, यानी कि ये सल्फेट इस रूप में अलग हुआ और ये Zn++ हो गया। आपको पता है कि ZnSO4 जब वियोजित होता है तो Zn++ और SO4 माइनस में होगा। इसको इस रूप में भी दर्शाया जाता है। आप ध्यान देना कि Zn इधर सॉलिड है, यानी कि ये इलेक्ट्रोड है, और ये गलेगा, यानी कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होगी तो ये क्या होगा? इसका क्षय होगा, गलना। तो ये किस चीज में बदलेगा? ZnSO4 एक्वस। ये दोनों एक ही रिएक्शन है। यहां पे प्लस यानी कि Zn++ और SO4 के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन यहां पर Zn-SO4 पूरा रिएक्शन है, यहां पे आयन नहीं दर्शाया गया है। तो ये दोनों रिएक्शन है, या इसका निरूपण कैसे करते हैं वो ध्यान रखना, क्योंकि आगे के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे कुछ इसी प्रकार से होंगे। इसको हम दर्शाते हैं, जैसे इसको दर्शाना है फर्स्ट को, इसको तो इसको दर्शाएंगे Zn(S) और इस लाइन से, क्योंकि ये वाला जो लाइन है एरो, उसको हम यहां पे इस रूप में दर्शाए, और उधर क्या है? Zn++ एक्वस। अगर इसको दर्शाना है तब क्या हो जाएगा? ध्यान दो, Zn सॉलिड, Zn(SO4) एक्वस। ये सभी जो रिएक्शन हैं वो एनोड पर होने वाली अभिक्रिया को दर्शा रहे हैं। ऑक्सीडेशन ये Zn++। ठीक इसी प्रकार आप अब कैथोड का, ये आप जरूर अच्छे से इसको समझें कि कैसे ये हुआ है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और इसमें एक पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, चूंकि एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, अतः एनोड का गलना या क्षय होना कहलाता है। ये पॉइंट लिख लीजिएगा। गलना या क्षय होने का मतलब है कि ये धीरे धीरे इलेक्ट्रोड जो होगा ये गलने लगेगा, और अंततः एनोड जो है वो गलकर समाप्त हो जाता है किसी भी रासायनिक सेल में। कैथोड की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा कि चूंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है, अतः एनोड का क्षय होना या गलना कहलाता है। अब दूसरा इलेक्ट्रोड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो दूसरा इलेक्ट्रोड इंपॉर्टेंट है वो है, दूसरा इलेक्ट्रोड
कैथोड इसमें भी फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि वैद्युत रासायनिक सेल में वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन ब्रैकेट में रिडक्शन अभिक्रिया होती है उसे कैथोड इलेक्ट्रोड कहते हैं। दूसरा, वैद्युत रासायनिक सेल में कैथोड इलेक्ट्रोड धन ध्रुव की भांति कार्य करता है। और तीसरा, जैसा कि इसमें लिखे थे कि कैथोड पर अर्ध सेल अभिक्रिया तो देखिए बच्चों, इसमें कॉपर है तो इस पर कौन सी अभिक्रिया होती है? रिडक्शन अभिक्रिया, अपचयन। यानी कि ये जो कॉपर सल्फेट है ये वियोजित होगा तो कॉपर प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस, तो इसमें उल्टा रिएक्शन होता है। जैसे कि कॉपर प्लस प्लस जो कि एक्वस फॉर्म में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने त्याग किया है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ये किस में बदलेगा? Cu कॉपर सॉलिड में। ये कौन सी अभिक्रिया है? रिडक्शन। एनोड में आप देखे थे कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ था, या इसको कैसे लिख सकते हैं? CuSO4 एक्वस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया और ये किस में बदला? Cu सॉलिड में। या डायरेक्ट हम 2 इलेक्ट्रॉन लिख भी सकते हैं और इसको नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी Cu, जैसे उसमें लिखे थे कि ZnSO4, यहां पे CuSO4 और Cu लिख सकते हैं। या इसका निरूपण देखें कि कैसे किया जाएगा। इसका यदि निरूपण देखें तो कैसे होगा? Cu प्लस प्लस, फिर ये जो एरो का चिन्ह है उसके बदले ये लिया गया, यहां पे लिख देंगे एक्वस, और इधर क्या हो जाएगा? Cu सॉलिड। या इसको यदि निरूपण करें तो क्या होगा? CuSO4 एक्वस, और ये हो जाएगा Cu सॉलिड। तो ध्यान रखना, यदि आयन, आप ऐसे ध्यान रखना, यदि आयन धातु में बदले तो वो अपचयन अभिक्रिया होता है। देखिए, आयन धातु में बदला है तो ये कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन। और ये किस पर होता है? ऑक्सीडेशन किस पर होता है? एनोड पर। और रिडक्शन किस पे हो रहा है? कैथोड पर। कैथोड पर रिडक्शन होने के कारण कैथोड जो इलेक्ट्रोड होता है वो धीरे धीरे यहां पर कॉपर जमा होने लगता है, जिस कारण से कैथोड इलेक्ट्रोड जो होता है वो धीरे धीरे कॉपर जमा होने के कारण कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। यानी कैथोड का जमना कहलाता है। और जबकि एनोड पर क्या हो रहा है? एनोड का गलना और कैथोड का जमना। कैथोड पर जो पदार्थ जमा हो रहा है, और जबकि एनोड कैसा इलेक्ट्रोड है? एनोड का क्षय होना या गलना कहला रहा है। अब हम देखते हैं कि हम एनोड की अर्धसेल अभिक्रिया लिखे और कैथोड की अर्धसेल अभिक्रिया। अब हम लोग इन दोनों सेल को जब पूर्ण सेल अभिक्रिया में बदलते हैं तब वो अभिक्रिया को हम लोग देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है पूर्ण सेल अभिक्रिया। पूर्ण सेल अभिक्रिया। पूर्ण सेल अभिक्रिया में यदि रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये होगा
देखिए जेड एन सॉलिड था प्लस CuSO4 किस रूप में? एक्वस। और रिएक्शन के बाद ये किस में बदलेगा? किस रूप में होगा? ZnSO4 एक्वस प्लस कॉपर ठोस के रूप में। या इसको कैसे दर्शा सकते हैं? Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस प्लस एक्वस इज गिव्स दैट Zn प्लस प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। लेकिन यदि इसका हम निरूपण करें, ये सभी पॉइंट बच्चों आप नोट कर लीजिएगा, इसकी आवश्यकता पड़ेगी आगे के क्वेश्चन को समझने में। इसको यदि हम निरूपित करें तो कैसे करेंगे? ध्यान दें, Zn ठोस अर्धशैल अभिक्रिया इसको दर्शाना है। Zn और ZnSO4 एक्वस। ध्यान रखना है, ये जो एक साथ है ये एक किस पर हो रहा है? ये वाला जो पोर्शन है ये किस पर हो रहा है? ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन। और ये किस पर हो रहा है? एनोड पर। तो एनोड को हम बाएं साइड में लिखते हैं और दाहिने साइड में आप देख रहे हैं कि ये एनोड है और ये कैथोड है। एनोड लेफ्ट साइड में है और कैथोड राइट साइड में। अब इसको लिखेंगे कैथोड को, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है आप ध्यान देंगे तो ये रिडक्शन है और ये किस पर हो रहा है? कैथोड पर। तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? CuSO4 एक्वस और Cu सॉलिड। अब देख रहे हैं कि दोनों के बीच में एक साल्ट ब्रिज है, लवण सेतु। तो लवण सेतु को डबल लाइन से क्रॉस करेंगे। किसके द्वारा दर्शाएंगे? लवण सेतु को। तो ये क्या हो गया? एनोड। और ये किस पर? कैथोड। और ये लवण सेतु। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखिए बच्चों, Zn सॉलिड सिंगल लाइन, Zn प्लस प्लस एक्वस डबल लाइन लवण सेतु हो गया, Cu प्लस प्लस एक्वस और सिंगल लाइन Cu सॉलिड। ध्यान रखिएगा बच्चों। तो ये था पूर्ण सेल अभिक्रिया। ये तो अभिक्रिया हो गया दोनों। ये क्या हो गया? अभिक्रिया। और ये हो गया इसका निरूपण। अब एक पॉइंट इसमें जो कि काफी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछा गया है, वो है लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं कि लवण सेतु यानी कि साल्ट ब्रिज क्या है। अगला जो पॉइंट है लिख सकते हैं लवण सेतु। आपके एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लवण सेतु क्या है, इसके दो मुख्य कार्य को दर्शाएं या वर्णन करें। तो लिखिएगा कि यह एक
यह एक यू आकार की नली है जो वैद्युत रासायनिक सेल में कैथोड और एनोड पात्र को जोड़ने का कार्य करता है। अब यहां पर चूंकि क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसमें दूसरा पार्ट है लवण सेतु का कार्य। तो लवण सेतु जो है, आप इसमें यह भी लिख सकते हैं कि लवण सेतु में लवण यानी साल्ट भरे हुए हैं KCl और सोडियम नाइट्रेट, उसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 भी भरा गया हुआ है। लवण सेतु के कार्य में नंबर 1 कि इसी के द्वारा, ये तो बाह्य परिपथ हो गया और इसके अंदर जो अभिक्रिया हो रही है वो है आंतरिक परिपथ। तो लवण सेतु आंतरिक परिपथ का निर्माण करता है। ये बाह्य परिपथ हो गया और इसके अंदर जो ये दोनों कनेक्शन है ये आंतरिक परिपथ हो गया। दूसरा कार्य, यह वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि ये नहीं रहेगा, आंतरिक परिपथ नहीं बनेगा तो विद्युत उदासीनता नहीं बन पाएगा और फिर से ये रिचार्जेबल बैटरी नहीं बन सकता है या वो पूरी पूर्णतः रेडॉक्स अभिक्रिया संभव भी नहीं हो सकता। अतः यह विद्युत उदासीनता को बनाए रखने में मदद करता है। तो ये है बच्चों आज का जो हम लोग देख रहे थे वैद्युत रासायनिक सेल। यहां से कई ऑब्जेक्टिव प्रश्न और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लॉन्ग में डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या है। चलिए अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। वो क्वेश्चन है कि वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में क्या अंतर है। क्वेश्चन है या हेडिंग डाल सकते हैं वैद्युत अपघटनी सेल तथा वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर। तो ध्यान दें, आप 2 पार्ट में कर दीजिए। एक तरफ 2 पार्ट में कर दें, एक तरफ वैद्युत अपघटनी सेल और दूसरी तरफ
वैद्युत रासायनिक सेल। तो ध्यान देना बच्चों, वैद्युत अपघटनी सेल जो है, सॉरी इसमें हम ध्यान रखना, वैद्युत अपघटनी सेल जो है, सबसे पहला अंतर आप लिख सकते हैं कि वैद्युत अपघटनी सेल में, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। वैद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, जबकि वैद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा अंतर, वैद्युत अपघटनी सेल में होने वाली अभिक्रिया नॉन स्पॉन्टेनियस यानी कि अस्वतः अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होगा, वैद्युत रासायनिक सेल में होने वाली अभिक्रिया स्वतः ब्रैकेट में स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया होती है। दो हो गए। तीसरा, वैद्युत अपघटनी सेल में प्रत्यक्ष अभिक्रिया होती है। इसमें कैसी होती है, प्रत्यक्ष, जबकि वैद्युत रासायनिक सेल में अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में मैं बताया था। अप्रत्यक्ष का मतलब जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और अपचयन अभिक्रिया है वो अलग अलग पात्र में कराई जाती है। तो तीसरा अंतर हो गया कि वैद्युत अपघटनी सेल में प्रत्यक्ष अभिक्रिया होती है, जबकि वैद्युत रासायनिक सेल में अप्रत्यक्ष अभिक्रिया होती है। 4 नंबर, चौथा जो अंतर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए भी ध्यान रखिएगा कि वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड, वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड धन ध्रुव तथा कैथोड ऋण ध्रुव की भांति कार्य करता है। जबकि इसका चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा कि जबकि वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋण ध्रुव तथा कैथोड धन ध्रुव की भांति कार्य करता है। तो ये 4 अंतर, और ये क्वेश्चन के रूप में यदि देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके लघुत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ें, जिसका नाम है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो ध्यान देना बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, यदि ये एक पात्र लिया जाए और इसमें कुछ विद्युत अपघट्य है और इसमें ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, इसमें
वैद्युत अपघट्य भरे हुए हैं। तो इस वैद्युत अपघट्य और इस इलेक्ट्रोड के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है, वैद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड तथा आयन के बीच उत्पन्न विभवांतर को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। यानी कि किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोड तथा उसके विलयन में उपस्थित आयन के बीच, किसी सेल में, जैसे ये एक छोटा सा सेल हो गया जिसमें अर्ध सेल अभिक्रिया आप लोग देख रहे थे। तो यानी कि किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है और ये जो वैद्युत अपघट्य है ये एक विलयन है। तो इसमें जो आयन बनेंगे धनायन और ऋणायन, तो किसी सेल में उपस्थित, आप लिख सकते हैं, किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोड तथा उसके विलयन में उपस्थित आयन के बीच उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब ध्यान देना, ये 2017 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है। यदि बोर्ड के दृष्टिकोण से देखें तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन लघुतरीय प्रश्न के रूप में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रोड तथा, सिंपल सा आप ध्यान रखो, इलेक्ट्रोड तथा आयन के बीच उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार के हैं। इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, आक्सीकरण विभव। एक मैं यहां पे दर्शा रहा हूं, आक्सीकरण विभव। आक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आक्सीकरण विभव को यदि देखा जाए तो ये क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता, किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता को ही, किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता को ही आक्सीकरण विभव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता, जैसे कि जिंक जो सॉलिड है ये किस में बदल रहा है? Zn++ में एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। यदि हम इसका आक्सीकरण विभव देखें तो इसको हम इस रूप में दर्शाते हैं। जो मानक आक्सीकरण विभव है
यहां पर इसको इस रूप में दर्शाएंगे, Zn प्लस प्लस। समझ रहे हैं? Zn प्लस प्लस। ये शो कर रहा है कि यह कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। इसका वैल्यू दिया रहे जैसे कि 0.76 वोल्ट। जिंक का ये ऑक्सीकरण विभव है। ठीक उसी प्रकार दूसरा है अपचयन विभव। अपचयन विभव, अब जान लेते हैं कि अपचयन विभव क्या होता है। तो किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को ही अपचयन विभव कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, मैं इसी को बता रहा हूं। किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण यहां पे त्याग है लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ग्रहण करने की क्षमता को ही अपचयन विभव कहते हैं। जैसे हम इसी को दर्शाएं तो ये इस रूप में होगा, Zn प्लस प्लस एक्वस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और किस चीज में बदला, Zn सॉलिड में। अब ध्यान देना, जस्ट इसके उल्टा हम किए हुए हैं, राइट। अब यदि हम इसका अपचयन विभव देखें तो इस रूप में लिखा रहेगा। यहां पर क्या लिखा रहेगा, Zn प्लस प्लस। ये सब इंडिकेशन ही मेन है बच्चों। आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो इंडिकेशन से ही आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप यदि यहां पे समझ लेते हैं तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। Zn प्लस प्लस किस में बदलेगा, Zn में। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जैसे कि ये उल्टा हुआ है। यदि यहां पे कुछ नहीं है तो आपको पता है कि यहां पे कौन सा चिन्ह है, जब कुछ नहीं है तो प्लस है। तो उल्टा कर दिए तो यहां पे जो साइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस, और इसका वैल्यू हो जाएगा 0.76 वोल्ट। ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव का जो मान होता है वो इक्वल होता है, लेकिन उसके जो साइन होते हैं यानी चिन्ह परिपाटी जो हम लेते हैं वो उल्टा होता है। यदि ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव है तो ये हो गया निगेटिव, यदि ये निगेटिव रहता यानी माइनस रहता तो ये क्या हो जाता, पॉजिटिव, प्लस में ये मान होता। आप यहां पे नोट करके ये बात भली भांति समझ लेना। मेन यहां पे समझना है बच्चों कि जैसे यहां भी नीचे जो लिखा हुआ है इसको क्या मतलब है, रिडक्शन। यदि धातु आयन में बदला है तो ऑक्सीडेशन, यदि आयन धातु में बदला है तो रिडक्शन। नोट में लिख लीजिएगा कि ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव का मान समान होता है, परंतु उनके चिन्ह ब्रैकेट में साइन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये थे इलेक्ट्रोड विभव। अब हम लोग एक लास्ट, जो कि काफी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव। एक पॉइंट है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो एक विशेष परिस्थिति पर उसको लागू किया जाता है। जैसे विशेष परिस्थिति इसकी सांद्रता को मान सकते हैं और टेम्परेचर को। तो ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आपके डिफिनीशन ये 2 नंबर में पूछा गया है। जैसे कि 25
डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया कितना केल्विन, 298 केल्विन ताप पर 1 मोलर आयन, 1 मोलर आयन द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बच्चों इसमें ध्यान रखना कि मानक परिस्थितियां क्या है। मानक परिस्थितियां यहां पे ताप, ये गलत नहीं होना चाहिए, और सांद्रता कंसंट्रेशन 1 मोलर आयन द्वारा। 1 मोलर आयन का मतलब हो गया कि ये आपका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ये आप निश्चित रूप से डिफिनीशन में शामिल कीजिएगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन ताप पर 1 मोलर आयन द्वारा उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं।